अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाइज बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की बायोलॉजी पे। सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट्स अपनी बायोलॉजी की बुक निकालें और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला लेक्चर पहले चैप्टर के साथ, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, हयातियात का तारुफ। बायोलॉजी पे बात करने से पहले थोड़ी सी बात करना चाहेंगे यहाँ पर साइंस के ऊपर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक शाख है, साइंस की एक ब्रांच है। साइंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक साइंस पढ़ते हैं, उसी के अंदर ही हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं साथ साथ। लेकिन तब हम इनका प्रॉपर नाम नहीं देते कि ये बायोलॉजी का चैप्टर है या ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन साइंस के अंदर हम ये सारी मालूमात जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। बायोलॉजी की अगर बात की जाए या साइंस की बात की जाए, पहले साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस जो है वो आप सबको पता है कि एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सोचना सिखाता है। साइंस के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों की मालूमात हासिल करते हैं। बेसिकली साइंस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, अबाउट नेचुरल फेनोमेना, अबाउट नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल एनवायरनमेंट। जब हम बात कर लेते हैं कि मालूमात हर चीज़ की, एवरीथिंग की, जब हम मालूमात की बात करते हैं, एवरीथिंग की नॉलेज की बात करते हैं, तो एवरीथिंग एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। इस एवरीथिंग में लिविंग थिंग्स भी आ गए, इस एवरीथिंग में नॉन लिविंग थिंग्स भी आ गए, इस एवरीथिंग में ए टू जी सब कुछ आ गया। उन सब की मालूमात को हासिल करना साइंस कहलाता है, ये बात हमें पता है। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी बात हो गई, इतनी सारी बातें पढ़ना जो है वो बहुत वैसा मुश्किल था। इसलिए साइंस को जो है वो कैटेगराइज कर दिया गया उसकी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, उसको कैटेगराइज कर दिया गया उसकी डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। तो अब जब हम इस लेवल पर आते हैं, 9th में आते हैं, तो हम अपनी उसी साइंस की बुक को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। तो उसी साइंस का पार्ट होते हैं जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन हम फिलहाल बायोलॉजी की बात करेंगे। तो ये बात तो एक तय हो गई कि बायोलॉजी जो है वो क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है। कौन सी साइंस है? तो बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। व्हाट इज बायोलॉजी? So biology is a branch of science, life science. सही। तो पहली बात हमने ये कर ली कि बायोलॉजी होती क्या है। बायोलॉजी जो है, जो इल्म है, ये जो नॉलेज है, ये एक शाख है, एक हिस्सा है लाइफ साइंस का। लाइफ साइंस की बात करें तो ऐसी साइंस जिसमें बात की जाती है लाइफ की, जिंदगी की। जिंदगी क्या होगी? जिंदगी किन में होगी? तो हम ये भी बात जानते हैं कि जिंदगी, जाहिर सी बात है, हम दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स के अंदर, या तो वो लिविंग थिंग्स होंगी या वो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। तो ये बात यहाँ पे भी आ जाती है कि जितने भी चीज़ें हैं वो 2 चीज़ों में डिवाइड हो गई हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। या तो कोई चीज़ लिविंग थिंग्स होगी, अगर लिविंग थिंग नहीं है तो वो फिर नॉन लिविंग थिंग मानी जाएगी। हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो उसके लिए हमारे पास कुछ साइंस ऑफ लाइफ होते हैं, कुछ निशानियां हैं ऐसी, कुछ साइंस हैं ऐसे। अगर जिस बॉडी के अंदर वो मौजूद हैं, जिस चीज़ के अंदर वो साइंस मौजूद है, हम कहते हैं कि वो लिविंग थिंग है। अगर नहीं है तो वो फिर नॉन लिविंग थिंग मान ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसी मखसूस निशानियां हैं, ऐसे मखसूस काम हैं जो सिर्फ लिविंग थिंग्स करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल। अगर वो जानदार है तो वो सांस लेगा, गैर जानदार है तो नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत का अमल। अगर जिंदा रहना है, जिंदगी है उसके अंदर, तो उसको ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, गैर जानदारों को नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ, बढ़ने का अमल। जो जानदार हैं उनका वक्त के साथ साथ उनकी बॉडी में ग्रोथ होती है, उनकी बॉडी का साइज इंक्रीज होता है। वो डिफरेंट फिनोमेना है कि इसके अंदर किस जानदार में कैसे होता है, लेकिन ग्रोथ सब जानदारों में देखी गई है। तो अगर वो जानदार है, उसके अंदर लाइफ मौजूद है, तो उसके अंदर ग्रोथ भी पाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्रीशन, ग़िज़ा लेने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि बॉडी के अंदर वो मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है, या अब वो बॉडी में किसी काम का नहीं है, बॉडी उसको यूज़ नहीं कर सकती, तो उसको कहते हैं हम वेस्ट मटेरियल। तो उसको बॉडी से बाहर निकालना मीन्स एक्सक्रीशन। अगर वो जानदार है तो ये वाला काम भी ज़रूर करेगा।
तो इस तरह थोड़ी बहुत और भी हैं, और ये जो थोड़ी सी हमने बातें करी कि रेस्पिरेशन है, एक्सपिरेशन है, न्यूट्रिशन है, ग्रोथ है, ये कुछ साइंस ऑफ लाइफ हैं जिनकी बिहाफ पर हम ये बात करते हैं कि ये बॉडी लिविंग थिंग है और ये बॉडी नॉन लिविंग थिंग है। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स कहेंगे, क्योंकि लाइफ से फिर लिविंग थिंग्स के अंदर है ना। तो बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल, तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी लाइफ साइंस की ब्रांच है और बेसिकली ये है क्या, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम जस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, नॉन लिविंग की बात हम इसके अंदर नहीं करते। जो पूरी स्टडी है बायोलॉजी वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जो है वो कंसिस्ट करती है। ये कैसे होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी लाइफ कैसी होती है, ये कहाँ रह सकते हैं, कहाँ प्रॉपरली रहते हैं, कौन सी चीज़ इनके नुकसानदेह, इनकी सारी जो बातें हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसकी कंप्लीट स्टडी कहलाती है हमारे पास बायोलॉजी। अगर हम वर्ड टू वर्ड बात करें बायोलॉजी की, कि लफ्ज़ बायोलॉजी यहाँ पे लिखा गया है, इस किताब को, इस सब्जेक्ट को, इस साइंस की ब्रांच को जो नाम दिया गया है बायोलॉजी का, तो अगर वर्ड टू वर्ड बात की जाए तो जो लफ्ज़ है बायोलॉजी, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक यानी यूनानी ज़बान। सो अब तो हम जो है वो इंग्लिश ज़्यादा यूज़ की जाती है, लेकिन उस पहले के जो ज़माने में लातीनी कॉम हो गई या यूनान हो गए, उन्होंने बहुत काम किया इस फील्ड में, साइंस में। तो बायोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का बायोलॉजी जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इट इज़ कंपोज ऑफ टू वर्ड्स। इसमें दो वर्ड्स आप पाए जाते हैं, एक जो है वो बायो है और एक जो है वो लॉजी है। तो ये दो लफ्ज़ का कॉम्बिनेशन है। बायोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड लॉजी। तो बायो की जो मीनिंग होती है वो होती है लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी का जो लफ्ज़ है वो लोगोस से निकला है और इसका मतलब जो है वो यही होता है, स्टडी। सही। तो ये दो लफ्ज़ों का जो मजमुआ है बायो और लॉजी, तो बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो ये लफ्ज़ का मतलब ही यही है कि स्टडी ऑफ लाइफ। घुमा फिरा के बात कहाँ पे आ गई, बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ कहाँ होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये वाली बात इस लफ्ज़ के मतलब में भी छुपी है कि इसमें हम लाइफ को स्टडी करेंगे, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे। तो ये बात हमने अब तक, अभी तीन बातें हमने अपनी कर ली हैं कि तारुफ के अंदर कि बायोलॉजी होती क्या है। तो बायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की। साइंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारा जो है वो कोई नया सब्जेक्ट नहीं है साइंस हमारे लिए, लेकिन अब हमने अपनी साइंस को कैटेगराइज कर दिया है, ब्रेक कर दिया है उसकी डिफरेंट ब्रांचेज या उसकी डिफरेंट काइंड्स के अंदर। इसमें हम आज जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, वो हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, किसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, किसकी नॉलेज लेते हैं। तो बायोलॉजी जो है इसके अंदर क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम पढ़ते हैं जानदारों के बारे में। बायोलॉजी जो खुद एक लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है और जो है ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, बायो एंड लॉजी। इसका लफ्ज़ी मतलब भी यही है, स्टडी ऑफ लाइफ। यहाँ तक की बात समझ में आती है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने बात कर दी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो ये खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम वैसे ही सोच लें, नहीं कोई हिसाब किताब नहीं कर रहे, तो दुनिया के अंदर बेशुमार किस्म के जानदार मौजूद हैं, दुनिया के अंदर बेशुमार किस्म की मखलूक़ात मौजूद हैं। तो ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात हो गई कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म? हमारे पास तो उड़ने वाले भी हैं, हमारे पास तो चलने वाले भी हैं, हमारे पास तो तैरने वाले भी हैं, और भी बहुत किस्म के जिनकी अभी फिलहाल हम बात नहीं कर रहे। तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इस ज़मीन पर मौजूद है। तो किस वैरायटी की बात की जा रही है? तो यहाँ सभी की बात की जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि अब इसको भी मज़ीद जो है वो ब्रेक किया जाए थोड़े और पोर्शंस के अंदर, थोड़े और टाइप्स के अंदर, ताकि इस चीज़ को और मज़ीद आसान कर दिया जाए। तो बायोलॉजी, इस ब्रांच को भी मज़ीद डिवाइड किया गया इसकी सब ब्रांचेस के अंदर, इसकी और टाइप्स के अंदर। सो बायोलॉजी की तो वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेन ब्रांचेस की बात करेंगे। वैसे तो और भी बहुत ब्रांचेस हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम मेन ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, बेसिक ब्रांचेस की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म, जानदार के लिहाज से बात कर रहे हैं। सही, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म। हम उस जानदार को देखते हुए ये बात करें कि बायोलॉजी को किस तरह डिवाइड किया गया।
तो यहाँ 3 बेसिक ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। फर्स्ट वन इज जोलॉजी। ये जोलॉजी है, जूलॉजी नहीं है, इसे जूलॉजी नहीं पढ़ना बल्कि जोलॉजी पढ़ना है। तो अब इसमें भी अगर हम नेम से पता चल रहा है कि जो पहला लफ्ज है, लॉजी का मतलब पता है हमें, स्टडी है, सही। तो जो पहला लफ्ज आया यहाँ पे जू का, क्या होता है, जो सबको पता है जू में क्या होते हैं, जू में एनिमल्स होते हैं, सही। तो आसान सी बात यह है कि जोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, एनिमल्स की स्टडी करेंगे, सही है। तो जोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के एग्जाम्पल देना यहाँ पे जरूरी नहीं मैं समझता कि आपको बताया जाए, 9th के स्टूडेंट से तो बस सबको पता होगा कि एनिमल्स क्या होते हैं, सही है। तो यहाँ पे एक बात बताने वाली बहुत जरूरी है कि इसके एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पे एनिमल में काऊ ले सकते हैं, लाइन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में ह्यूमन को भी लिया जाएगा। तो जो ह्यूमन बॉडी है, हम लोग जो है वो भी जोलॉजी के अंदर ही स्टडी किए जाएंगे, इसके लिए अलग से कोई ब्रांच मौजूद नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं इंसान के रहन सहन की, वो काफ़ी मुशाबहत रखती हैं दूसरे एनिमल से। इसी वजह से इंसान की स्टडी भी जोलॉजी के अंदर ही की जाएगी, जोलॉजी के अंदर ही इसको रखा गया है बाकी तमाम एनिमल्स के साथ। तो पहली जो मेन ब्रांच है बायोलॉजी की, वो कौन सी पढ़ी हमने, जोलॉजी, और इसका स्टडी ऑफ एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल काउ, लॉइन एंड ह्यूमन एंड एक्सेट्रा। दूसरी जो बायोलॉजी की मेन ब्रांच है उसका नाम है बॉटनी। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बोटैन का जो लफ्ज है, लफ्ज जो है बोटैन, इसका मतलब ही जो है प्लांट्स होता है। तो बॉटनी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की स्टडी के लिए, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी जानदार हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं एनिमल से, लेकिन हैं ये भी जानदार। इनके अंदर भी वही जो साइंस ऑफ लाइफ बताए थे वो सारे मौजूद होते हैं। ये इनके अंदर ग्रोथ भी होती है, रेस्पिरेशन भी करते हैं, न्यूट्रिशन भी इनको चाहिए, एक्सक्रीशन भी हो रही होती है साथ साथ। तो सारे साइंस ऑफ लाइफ प्लांट्स में मौजूद है, हम ये बात जानते हैं। प्लांट्स जो है वो जानदार हैं, लेकिन एनिमल से बेतहाशा मुख्तलिफ है, इसलिए इनकी स्टडी क्या है, डिफरेंट है। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। अब हमने अपनी बायोलॉजी को डिवाइड करना शुरू कर दिया है अकॉर्डिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि वो जानदार किस किस्म का होगा उस हिसाब से उसकी जो है वो बना दी जाएगी। अब दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, भले वो सहराई हो, समंदरी हो, जमीन पे उगने वाले हो, वो सारे प्लांट्स जो है वो बॉटनी के अंदर स्टडी किए जाएंगे। दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, भले वो उड़ने वाले हो, तैरने वाले हो, चलने वाले हो, रेंगने वाले हो, उन सबको जूलॉजी के अंदर स्टडी किया जाएगा। ये तो बहुत आसान सी बात हो गई। जूलॉजी में सारे एनिमल्स आ गए और बॉटनी में सारे प्लांट्स आ गए, बात ही खत्म हो गई। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि हमने बात करी थी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो वो जानदार हैं जिनको हम देख सकते हैं, ये तो वो जानदार है ना, एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए जो हम अपनी इन आंखों से देख सकते हैं। लेकिन इस ज़मीन के ऊपर कुछ मखलूक़ात ऐसी भी हैं जो इंसानी आंख नहीं देख सकती। कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो आम इंसानी आंख से नज़र नहीं आते। क्यों नज़र नहीं आते? उनका साइज़ इतना छोटा है, वो इतने छोटे होते हैं साइज़ में कि इंसानी आंख उन्हें देख नहीं सकती, वो तो छोटे होते हैं साइज़ में। जो छोटे जानदार हैं, इतने छोटे हैं, जो नज़र नहीं आते आम इंसानी आंख से, उनको ख़ास नाम दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या नाम दिया गया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कब हुआ? ये कब हुआ कि जब आपके पास इन्वेंशंस होना शुरू हुई, साइंस के अंदर जब इन्वेंशंस होना शुरू हुई, साइंसदानों ने इजादात करना शुरू करी, मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू कर दिए, तो ये बात भी सामने आई कि हाँ, इस ज़मीन पर ऐसे भी कुछ मखलूक़ात हैं जो पहले नहीं दिखती थी, जो होती थी लेकिन दिखती नहीं थी, क्योंकि इंसानी आंखों ने देख नहीं सकती। तो जब माइक्रोस्कोप वजूद में आया, माइक्रोस्कोप की इजाद हुई। माइक्रोस्कोप हमें पता है क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। किसने इजाद किया था? गैलीलियो ने इजाद किया था। गैलीलियो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, अंग्रेज साइंसदान थे, मॉडर्न साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट की, माइक्रोस्कोप की जो है वो इजाद करी। इसका काम ये था कि हर छोटे साइज की चीज़ को बड़ा करके दिखाता था, और इसी के थ्रू फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा गया। सिंपल। तो यहाँ पे अब उनकी बात हम कर रहे हैं, किनकी बात कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स जानदार, माइक्रो यानी साइज में इतने छोटे
जो आम इंसानी आँख से नज़र नहीं आते। तो यहाँ पे अब तीसरी किस्म जो है वो जानदारों की, वो क्या हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, और उनकी स्टडी कहलाएगी माइक्रो बायोलॉजी। दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। सही। तो ये तीन जो हैं वो बायोलॉजी की मेजर या बेसिक ब्रांचेस हैं, क्योंकि हमने इनमें इन ब्रांचेस के अंदर लिविंग ऑर्गेनाइज्म को जस्ट कैटेगराइज किया है, उनकी ग्रुपिंग कर दी है, उनकी क्लासिफिकेशन कर दी है। अगर वो एनिमल्स हैं तो जूलॉजी में स्टडी किए जाएंगे, अगर वो प्लांट्स हैं तो बॉटनी में स्टडी किए जाएंगे, या अगर वो ऐसे कोई जानदार हैं जिन्हें आम इंसानी आँख नहीं देख सकती तो वो स्टडी किए जाएंगे माइक्रो बायोलॉजी में। सही, सिंपल। यहाँ तक बात समझ में आती है? एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा। तो हमने अब तक ये पढ़ा कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी ब्रांच है साइंस की। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनाइजम्स के बारे में। लिविंग ऑर्गेनाइज्म मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, तो हमने इसको कैटेगराइज कर दिया अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइज्म। अगर वो एनिमल्स हैं तो स्टडी ऑफ जोलॉजी, जोलॉजी को पढ़ना जरूरी है एनिमल्स में। अगर वो प्लांट्स हैं तो हम बॉटनी को देखेंगे, और अगर वो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म है, नहीं दिखते, तो फिर हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनाइज्म की बहुत कॉमन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सबसे अच्छी एग्जांपल है माइक्रो ऑर्गेनाइज्म की। सही। फॉर एग्जांपल हम जो बात करते हैं कि जरासीम है, जरासीम में ये जर्म्स क्या होते हैं, ये भी एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म में होते हैं हर तरह से, लेकिन हमें दिखते नहीं है। तो जर्म्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, ये सब भी थोड़ी आसान सी एग्जाम्पल है। बाकी और भी बहुत है, लेकिन अभी बताने की नहीं, बिल्कुल स्टार्ट किया है तो ये तीन एग्जाम्पल काफ़ी हैं कि बैक्टीरिया, वायरसेस या जो जर्म्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म की कैटेगरी में आते हैं, उनकी स्टडी क्या है, माइक्रो बायोलॉजी। सिंपल यहाँ तक। अच्छा, अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी पे, कि इतनी बड़ी स्टडी जो है वो बना दी गई है, साइंस की एक ब्रांच बना दी गई है, और इसमें इतनी सारी बातें हमने अभी देखी अब कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसके अंदर क्या क्या स्टडी करना होता है। और फिर जो है एक लाजमी हिस्सा है जो क्लास 9th में आएंगे या जो मैट्रिक में आएंगे, जो साइंस लेंगे, उनको लाजमी है कि वो बायोलॉजी पढ़ेंगे अगर वो साइंस ले रहे होते हैं तो। फॉर एग्जांपल जो बच्चों ने ली है। सही। तो ऐसा क्या है इस स्टडी में जो इसको पढ़ना इतना लाजमी है? क्या इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी की? बायोलॉजी की मालूमात हमें बताती क्या है, इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा भी कह सकते हैं, एडवांटेज ऑफ बायोलॉजी भी कह सकते हैं, या इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी भी कह सकते हैं, या सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजी भी कह सकते हैं कि अहमियत क्या है इस तालीम की, इस इल्म की, इस स्टडी की। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो बायोलॉजी है बताती क्या है हमें। सो जो बायोलॉजी है वो हमें बताती है, पहली बात, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइज्म। हम सिर्फ वही जानदार जानते हैं जो हमने देखे हैं, और हमने दुनिया में मौजूद बहुत ही कम जानदार देखे हैं, बहुत से ऐसे जो हमने देखे ही नहीं है। सहराओं के अंदर किस किस्म के प्लांट्स पाए जाते हैं, वहाँ किस किस्म के जानवर पाए जाते हैं, किस किस्म के वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या किसी भी ख़ास इलाके के जानदार कैसे होते हैं, हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ उन्हीं को जानते हैं जो हमने देखे हैं, या जिनको हमने टीवी पे देख लिया, जिन्हें किसी ने बता दिया। बाकी हमने सबको तो नहीं देखा ना। तो यही बात है कि बायोलॉजी के हमें पता चलता है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजम्स क्या है, दुनिया के अंदर कौन कौन किस्म के कैसे कैसे जानदार जो है वो मौजूद हैं, वो प्लांट्स में हो या वो एनिमल्स में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो, लेकिन एक वैरायटी दुनिया में मौजूद है जानदारों की। तो वो कैसे होंगे, उनकी लाइफस्टाइल कैसा होता होगा, वो कैसे रहते होंगे, वो खाना में क्या खाते होंगे। सही। तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म किस पर जाए कि हमारे पास पहली बात क्या हो गई कि बायोलॉजी हमें बताइए कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दुनिया में कितनी किस्म के जानदार मौजूद हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या बताती है बायोलॉजी हमें? आइडेंटिफिकेशन, और साथ में हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं क्लासिफिकेशन, ये भी आ जाएगा इसके अंदर। तो दूसरा जो पॉइंट हमें बायोलॉजी बताती है वो है आइडेंटिफिकेशन, जानदारों की पहचान। कौन सा जानदार कैसा है, एक बार अगर आपने उसकी स्टडी कर लिया, आपने उसको नाम दे दिया, उसके फीचर्स को देख लिया, तो वो आइडेंटिफाई हो गया। अब दुनिया में कोई भी वैसा नज़र आएगा तो हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई ये वही है। सही। जिस तरह दुनिया में इंसान बहुत सारे हैं, हैं तो सारे इंसान, इस तरह वही बात आ जाएगी कि अगर एक जानदार
देख लिया गया है तो उसको आइडेंटिफिकेशन कर ली जाएगी कि अगर वो दुनिया के किसी और हिस्से में नज़र आ गया तो उसको वही नाम दिया जाएगा, उसको आइडेंटिफिकेशन उसकी हो जाएगी। क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी। अब वो जानदार जो मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं लेकिन हैं तो एक जैसे, उनको क्लासिफाई कर लिया जाएगा, या जो एक जगह पे भी रह रहे हैं उनको क्लासिफाई कर लिया जाएगा, उनकी ग्रुपिंग कर ली जाएगी कि हाँ भाई ये एक ग्रुप बन गया। फॉर एग्जांपल इंसानों के एक ग्रुप बन गया, दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। दुनिया में जितने भी जो है वो कैट्स हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगी। दुनिया में जितने भी प्लांट्स अगर बात करें, दुनिया में जितने भी रेड रोज़ के प्लांट्स हैं उनका रोज़ का तो एक ग्रुप बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर रेड रोज़ का ग्रुप अलग बनेगा, वाइट रोज़ का ग्रुप अलग बनेगा। इस तरह का ट्रीज में मैंगो ट्री का ग्रुप अलग है और नीम ट्री का ग्रुप अलग है। इस तरह जो है वो क्लासिफाई कर दिया जाएगा उनको आइडेंटिफाई करके। पहले क्या होगी उनकी आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्या होगी उनकी क्लासिफिकेशन, ताकि हमें बार बार उस चीज़ को ढूंढना ना पड़े, हमें बार बार उस चीज़ को पहचानना ना पड़े। एक ही बार आपने ये काम कर लेना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखकर जो कर लिया गया है हमें जैसे स्टडी करना है, उसको आइडेंटिफाई करना बताती है बायोलॉजी और उसको क्लासीफाई करना बताती है कि अब एक नई चीज़ अगर आज नज़र आई है जो पहले कभी नहीं दिखी तो वो किससे मैच करती, तो पिछले जानदारों को जो है वो देखा जाएगा दुनिया में मौजूद है, वो जिससे मैच कर रही होगी उसकी प्रॉपर्टी, उसके फीचर, उसको उसी ग्रुप में रख दिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है बायोलॉजी का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है, नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग एंड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। दुनिया में बहुत से जानदार ऐसे हैं जो दुनिया में पाए जाते हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, तो जिनके बारे में हम जानते हैं। बड़ी आसान सी बात है, एक तो इनकी मालूमात जो भी हम बात करते हुए आ रहे हैं, एक तो उनकी मालूमात कि दुनिया में जानदार पाए कौन कौन से जाते हैं, कौन जानदार मौजूद हैं इस वक्त दुनिया में, कौन जानदार मौजूद हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजम। लेकिन दुनिया के अंदर कुछ जानदार ऐसे भी थे जो पहले तो थे लेकिन अब वो दुनिया में नहीं पाए जाते, उनकी नस्लें ख़त्म हो गई, वो एक्सटेंट हो गए, ख़त्म हो गए। अब उन जैसा जानदार दुनिया में कोई भी नहीं आएगा। इसकी बहुत अच्छी सी मिसाल है डायनासोर्स। डायनासोर्स को किसी ने नहीं देखा, बस सुना ही सुना है, और जो देखा है वो आपके पास एक उनकी जो बोन्स वगैरह मिली हैं उनको मिलाकर पिक्चर बना दी। लेकिन ऐसे अब वो जानदार है जो एक्सटिंक्ट है, अब दुनिया में मौजूद नहीं है, अब वो नहीं पाए जाते। और अभी भी ऐसे भी बहुत जानदार हैं जो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जिनकी नस्लें अब ख़त्म हो गई, तादाद जिनकी बहुत कम हो गई है। ऐसे बहुत से जानदार हैं। पोलर बियर बहुत कम रह गए हैं, हो सकता है आने वाले वक्तों में पोलर बियर रहे ही ना, तो वो भी किस में आ जाएंगे, एक्सटेंट की कैटेगरीज में। तो एक नॉलेज कहाँ से आ जाती है यहाँ पर, ये वाली बात कि कौन से ऑर्गेनाइज्म एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त और कौन से ऑर्गेनाइज्म एक्सटेंट हो चुके हैं, कौन से इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं और कौन से अब दुनिया में मौजूद नहीं हैं। ये वाली बात कहाँ से है, कौन बताएगा, बायोलॉजी में पता चलेगी हमें। नंबर 4 क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, विरासत। हम ये बात जानते हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस करा था साइंस ऑफ लाइफ में, तो हमने डिस्कस किया था ग्रोथ होगी, न्यूट्रिशन होगी, एक्सक्रेशन होगी, एक चीज़ और भी है वहाँ पे, रिप्रोडक्शन। जो जानदार होते हैं उनकी एक निशानी ये भी है कि वो अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं, जैसा जानदार खुद है वो वैसा ही जानदार आगे चलकर पैदा करेगा। तो ये भी एक साइंस ऑफ लाइफ है। अगर वो मैंगो ट्री है तो वो जो मैंगो उसमें है अगर उसका सीड लगा दिया जाए तो वो एक और मैंगो ट्री बना लेगा, सही। तो ये क्यों है कि अगर मैंगो ट्री की अगर कोई सीड या किसी भी प्लांट का सीड लगाया जाए तो वो वही वाला प्लांट ग्रो करेगा, निकलेगा ज़मीन से जो वो पहले था। ये इनहेरिटेंस है। जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, जो बाद में आने वाले जानदार, जो यंग वंस होते हैं, वो मैच करते हैं अपने पेरेंट्स से, प्रीवियस ऑर्गेनाइज्म से। ये इनहेरिटेंस का प्रोसेस पे तफसील से बात करेंगे आगे, लेकिन ये भी ऐसा क्यों हो रहा है, इनहेरिटेंस क्यों हो रही है, तो वो भी किस में स्टडी किया जाएगा, बायोलॉजी के अंदर, सही, कि ऐसा क्यों है कि जानदार अपने पेरेंट्स से मैच करता है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट। एक जानदार जिस जगह पे रह रहा है उसका उसके माहौल से क्या ताल्लुक़ है, वो कितना फिट है अपने उस माहौल के अंदर, या जो इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो उसके लिए कितनी यूज़फुल हैं और कौन सी चीज़ उसके लिए हार्मफुल है। ये भी कहाँ से पता चलेगा, बायोलॉजी से। बायोलॉजी ये भी बताएगी कि कौन सा जानदार किस इन्वायरमेंट में सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल मछलियाँ पानी में रहती हैं, बाहर आकर नहीं जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में फिट हैं, उनका एक ताल्लुक़ है अपने माहौल से। खारे पानी की मछली या मीठे पानी की मछली तो वो वहाँ पे वो
फेवरेबल कंडीशन है उसके लिए कि वो वहाँ बिल्कुल फिट रहेगी, उसकी जो हैबिटेट है, तो उसके रहने की जगह है इतनी बड़ी दुनिया में, तो कौन सा जानदार कहाँ बेहतर तरीके से रह सकता है, तो वो भी कहाँ पे आ जाएगा, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंस में। ये भी पता चलेगा हमें इससे कि एक जानदार का उसके माहौल से ताल्लुक़ क्या है, कौन से परिंदे परिंदे जो हैं वो उड़ने वाले हैं, या कुछ जानदार रेंगने वाले हैं, कुछ जानदार चलने वाले हैं, तो वो अपने इन्वायरमेंट में फिट हैं एकदम। तो क्यों है ऐसा, क्या है वहाँ पर उस इन्वायरमेंट में, ये सारी स्टडी किस में आ जाएगी, बायोलॉजी के अंदर। तो हमने इस वक्त स्टडी का ये किया है कि बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, और बायोलॉजी हमें क्या बताती है, ये मालूमात क्या फ्राहम कर रही है हमें। तो पहली पॉइंट क्या था, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने भी दुनिया में जानदार मौजूद हैं, उनकी मालूमात कि वो किस किस किस्म के होते हैं, सही, उनको पहचानना, उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उनको क्लासिफाई करना, उनकी दर्जाबंदी कर देना, जो एक जैसे हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, सिंपल, उन्हें ग्रुप बना देना। नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग एंड एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, जो दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं वो कौन से हैं, और दुनिया में अभी मौजूद नहीं है, पहले के ज़माने में मौजूद थे, वो कौन से जानदार थे, एक तो उनकी स्टडी। इनहेरिटेंस, ऐसा क्यों है कि जो नए आने वाले जानदार हैं वो अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं, उनके फीचर्स उनके जैसे होते हैं, ये वाली बात। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट, कि वो जो जानदार जिस माहौल में रहता है वो उसका आदी होता है, उसका क्या ताल्लुक़ है अपने उस माहौल से, इसकी स्टडी। सो ये एक बहुत बेसिक सा एक लेक्चर था बायोलॉजी का बिल्कुल स्टार्ट के लिए, कि बायोलॉजी होती क्या है और इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आगे हमें फॉलो करना है चीज़ों को, वो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपने करना ये है कि इसको अभी बंद नहीं करना, बल्कि जितना आपको पढ़ाया गया है वो सारी बातें आपको अपनी बुक्स में एक बार रीड करनी है, सो गो थ्रू करना है, और देखना है कि अगर कोई पॉइंट मिस भी हो गया हो तो वो जो है आप अपनी बुक में देख सकते हैं। Okay students, it's your classwork time. और अब बारी है आपके होमवर्क की।